हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे पता है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि इतिहास है क्या। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इतिहास है क्या। हम ये कह सकते हैं कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। जैसे कि अगर आपको अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ जानना होता है तो या तो आप दादा दादी के पास जाएंगे या तो नाना और नानी के पास जाएंगे, क्योंकि वो उनके बारे में, उनके अतीत के बारे में वो जानते हैं। इस तरह आपको अपने मम्मी पापा के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार कई वर्ष पहले क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी, ये सब जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास एक तरीके से अतीत का अध्ययन है। ठीक, इतिहास का पहले चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये समाज क्या है, इसका आरंभ कब हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और ये कैसे बना। ठीक, ये चैप्टर का एक आरंभिक कथन है कि कब, कहाँ, कैसे और क्या हुआ यहाँ। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये रसीदा है। तो रसीदे का सवाल है। ये एक दिन अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्ख पे पड़ी। 100 साल पहले। तो रसीदा सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक, तो ये रसीदा है, आप देख रहे हैं ये फोटो में, ये रसीदा है, इनका ही सवाल है। ये अखबार पढ़ते हुए सोच रही थी कि 100 साल पहले के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो चले कैसे पता लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले कल क्या हुआ था, कैसे पता लगाए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ये सही बात है। अगर आपको कल की जानकारी चाहिए तो या तो आप अखबार पढ़ते होंगे या तो रेडियो पे कुछ सुन के जानकारी लेते होंगे या टेलीविज़न पे समाचार सुन के या किसी भी अन्य चीज़ से, टेलीविज़न से आप जानकारी लेते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे बात कर सकते हैं, आप ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय की श्रीमती हो। सही बात ये कह रहा है कि जब आपको पिछले वर्ष के बारे में कुछ जानना होगा तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो पिछले वर्ष के बारे में उस समय हो। ठीक, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। ठीक, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना सकता है। ठीक, अतीत के बारे में हम यह जान सकते हैं। ठीक, अतीत के बारे में हम यह जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इतिहास से ही जान सकते हैं। तो चले आगे पढ़ते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटों का मतलब है शिकारियों, ठीक, या पशुपालकों, कृषिकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकलाओं, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो मैंने यही बताया कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इतिहास से, कि वहाँ जो सब कई साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे पशुपालन करते थे, किस तरीके से कृषि करते थे, उनका शासन व्यवस्था कैसा था, वो किस तरीके से व्यापार करते थे, कैसे वहाँ के पुरोहितों थे, कैसे शिल्पकला मतलब हाथों की कला, कलाकार कैसे कैसे थे, किस तरीके से संगीत गाया जाता था, और उस समय के वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी जानकारी हम
हासिल कर सकते हैं या नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं। मतलब यह कह रहा है यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। भाई बच्चे हैं, बच्चों को खेल खेलना तो बहुत पसंद है, इसलिए हम कह देते हैं कि उस जमाने के बारे में भी ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे किस तरह का खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। जैसे कि आज के ज़माने में है, बच्चे खेलते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, नाटक देखते हैं और गीत भी गाते हैं। तो उस ज़माने के बारे में भी हम जान सकते हैं, किससे कैसे अतीत के बारे में अध्ययन करके हम जान सकते हैं। चलिए सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहला लोग कहाँ रहते थे। ठीक, तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट पर रह रहे हैं। कौन सी नदी तट पे? नर्मदा नदी तट। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब जो भोजन इकट्ठा करते हैं उसे कुशल संग्राहक कहा जाता है। ठीक? जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। चलिए पढ़ते हैं, लोग कहाँ रहते थे। ठीक, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादन का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह का मतलब है कि इकट्ठा किया करते थे, मतलब जिस तरह भोजन को मतलब इकट्ठा किया जाए, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। इसका मतलब है कि कई साल पहले नर्मदा नदी के तट पर वहाँ लोग रहते थे। फिर ये प्रारंभिक लोग थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो भोजन इकट्ठा करते थे और जो उस जंगल के बारे में अच्छे तरीके से परिचित रहते थे। वे लोग वहाँ से जड़, फल और अन्य खाने की चीज़ को इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक, चलो बच्चों, ऊपर आपने एक जगह देखा होगा कि नर्मदा नदी के बारे में पता कीजिए। तो जो नर्मदा नदी है वो आपका यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये आपका नर्मदा नदी है। तो यहाँ क्या था, यहाँ सबसे पहले प्रारंभिक मानव पाए गए थे। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। यह लोग गांव में रहते थे। मतलब क्या है, पहले के लोग गांव में रहते थे और सबसे पहले जो है गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ वो कहाँ पे हुआ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुआ। ठीक, तो आइए देखते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी। यहाँ है सुलेमान, यहाँ है सुलेमान पहाड़ी और इसी के ठीक साइड में है किरथर पहाड़ी जो कि पाकिस्तान में आज स्थित है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मतलब
उत्तर भारत मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी और उत्तर और पूर्व के गारो पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले चावल की खेती हुई और यहीं से कृषि का विकास हुआ। तो आज हम मानचित्र में देखते हैं कि कहाँ पर है ये पहाड़ियाँ। जैसे कि ये है गारो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, और फिर ये है विंध्य पहाड़ी जो कि भारत के मध्य में है, और ये उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ी। ठीक, आप देख रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदी को पता लगाने को कहता है। ठीक, अभी हम पता लगाएंगे। ठीक, उसके बाद में क्या, सहायक नदी उन्हें कहते हैं। मतलब सहायक नदी आप किसे कहेंगे, जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। मतलब बड़ी नदी हो, उसमें जाके छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती है, तो उसी को सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। नगर, देखिए नगर क्या है, जैसे शहरी इलाके को नगर कहते हैं, और जो कि प्रारंभिक नगर जो था वो ग्रामीण क्षेत्र था, और ये जो है आरंभिक नगर है, ये शहरी इलाका हुआ। गंगा तथा उसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये क्या कह रहा है कि सिंधु नदी के किनारे सबसे पहला प्रारंभिक नगर निवास हुआ था। फिर और वह गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र के तटवर्ती इलाकों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। और ये कब हुआ था, 2500 ईस्वी पूर्व। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 2500 ईस्वी पूर्व हमारा जो है प्रारंभिक नगरों का आरंभ हुआ था। ठीक, जैसे हमें ऊपर कहा गया था कि मानचित्र पर देखें कि सिंधु नदी कहाँ है और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। ये हमारी सिंधु नदी है, आप देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में है। उसकी सहायक नदी, ये सारी उसकी सहायक नदी है जो जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। जैसे है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी, ये सारी इसकी सहायक नदी है सिंधु घाटी की, जहाँ पे सबसे पहला क्या हुआ था, प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ओके, आगे लिखा है गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोम का पता लगाओ। ठीक, तो अभी ऊपर हम पता लगाएंगे जब मानचित्र में जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इस नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध जो कि वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। ठीक, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक, लोगों में सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक, इसके अतिरिक्त व्यापार कभी कबीलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक, उस समय जो थे धार्मिक गुरु जो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोज
की चाह में उत्सुक वंश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। ठीक, चलिए, जैसे हम लोग से कहा गया था, गंगा और उसकी सहायक नदी सोम का पता लगाना है। ये हमारी गंगा नदी है, आप देख रहे हैं यहाँ आए गंगा नदी। इसकी सहायक नदी आप देखें कौन कौन सी सहायक नदी है। ये जुड़ा है यमुना नदी से, फिर है चंबल नदी से, फिर है सोम नदी। ये तीनों इसकी सहायक नदी है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ देखिए आप, ये ब्रह्मपुत्र फिर जो गोरे पहाड़ी से आकर जो गंगा नदी में मिल रही है। तो ये कौन सी है? इस गंगा की सहायक नदी है। ठीक, तो क्या बताए कि उस नदी में क्या था कि इस नदी के किनारे या इस नदी में बहुत प्राचीन काल में मगध नाम का एक राज्य का स्थापना हुआ था, जो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। ठीक, यहाँ के लोग जो है एक स्थान से दूसरे हिस्से में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए जाते थे। वो कभी कभी हिमाचल जैसे ऊंची पहाड़ी, रेगिस्तान और नदियों के में यात्रा के लिए जाते थे, जो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तब भी वो लोग वहाँ यात्रा करने जाते थे। कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्राकृतिक आपदा के कारण भी जाते थे। जैसे एक स्थान पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। वहाँ के जो धर्म गुरु थे वो भी जो है शिक्षा के लिए और सलाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान गांव में जाया करते थे, कस्बे से कस्बे जाया करते थे। ठीक, कुछ लोग ऐसे थे जो नए और रोमांचक स्थान, मतलब नए नए चीज़ें, नए नए स्थान की खोज के लिए भी यात्रा किया करते थे। ठीक, और इससे क्या होता था कि एक दूसरे के विचार के बारे में जानने का अवसर मिलता था। आप भी अगर यहाँ से कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको वहाँ के विचार, वहाँ के भाषा, वहाँ के रहन सहन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी तरह से प्राचीन काल में भी किया जाता था। ठीक, यहाँ लिखा है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। ठीक, ये है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ये चीज़ है। तो क्यों करते हैं? या तो बहुत लोग होते हैं यात्रा इसलिए करते हैं कि एक स्थान से कमाने के लिए, रोजगार के लिए करते हैं। कोई है कि एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा करता है। कोई है कि जलवायु के वजह से करता है। ठीक, तो इस तरह हम लोग यात्रा करते हैं। ठीक, अब नीचे लिखा है एक बार फिर से मानचित्र ए को देखो। ठीक, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। सीमा एक तरीके की लाइन है। तो प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक की तरफ से है, जैसे मनुष्य ने नहीं बनाया हो, वो अपने आप ही हो। तो पहाड़ पर्वत जो है या समुद्र है, ये एक तरीके की सीमा बनाती हैं। ठीक, हालांकि इसमें लिखा है कि हालांकि लोगों के लिए इस सीमा को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ये कह रहा है कि जो लोग उस समय, जो ये पहाड़ की ऊंचाइयाँ हैं, समुद्र की गहराइयाँ हैं, इसे पार करना उस समय भी आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने सोचा था उन्होंने कर दिया। और जैसे कि कुछ लोग हैं जो उपमहाद्वीप से बाहर से आए भी थे और यहाँ बसे भी हैं, और यहाँ से कुछ लोग वहाँ गए जाकर बसे हैं। ओके, जैसे कि कहा गया है कि मानचित्र में देखने को कहा गया है। ठीक,
ये हमारा मानचित्र है। जो जैसे यहाँ हिमालय पर्वत दिख रहा है आपको, कि ये क्या है, एक तरीके की सीमा बनाया है। ये प्राकृतिक सीमा है, इसे हमने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक ने खुद ही निर्माण किया। इसे पार करना असंभव था, लेकिन उस जमाने के लोग इस पहाड़ी पर्वतों से, यहाँ पे है पहाड़ी पर्वतों से जो सीमा बनी थी उसे पार करे थे। पार करके वो दूसरे उपमहाद्वीप में जाते थे व्यापार के लिए, कभी शिक्षा के लिए। ये हमारे जो समुद्री तट है, ये सब समुद्र जो है, महासागर, ये भी एक तरीके की सीमा बना रही है। तो इसे पार करना आसान नहीं है, लेकिन उस समय के लोग जो है शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, प्राकृतिक आपदा के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर रहते थे, बसते थे। ठीक, ये समझ आया ना। आगे लिखा है कि इस आगमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे हैं। सही बात है, जो पहले के लोग जो यात्रा करते थे वो करते थे इसी की वजह से। वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, वहाँ भोजन बनाने के नए नए तरीके को सीखते थे, वहाँ के संस्कृति को, परंपराओं को सीखते थे, नए नए पत्थरों को तराशना, संगीत की रचना करना, ये नए नए तरीके से ज्ञान को प्राप्त करते थे, एक दूसरे के विचार को अपनाते रहते थे। इसी तरह यही चीज़ है कि वहाँ के लोग इसी कारण वो यात्रा किया करते थे। चलिए आगे हम जानते हैं देश का नाम। आपके मन में भी सवाल होता होगा कि हमारे देश का नाम कैसे रखा है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं, आप समझें। ठीक, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। ये बात भी सही कहा है कि हम जब कहते हैं कि कोई पूछता है आपसे कि आप किस देश से, तो आप यही कहते हैं हम जो है इंडिया या भारत से हैं। तो इंडिया शब्द इंड से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया को जो शब्द है इंड से निकला है, जिसका संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक, अपने एक लक्ष्य में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूक्षेत्र को इंडिया कहा है। मतलब जो है उनके जो नदी है, कौन नदी, ये लिखा है जो नदी का नाम है, ये नदी जो है हिंदोस और इंदोस नदी जो है, उसके पूर्व में जो भूमि, जो प्रदेश है, जो स्थित भूमि प्रदेश, उसे उन्होंने इंडिया कहा है। ठीक, भारत नाम का उपयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए के समूह के लिए किया जाता था। जो भारत नाम का शब्द का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता था, उत्तर और पश्चिम में जो लोगों का समूह रहता था उनके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत के प्रारंभिक मतलब लगभग 2500 वर्ष पुरानी जो किताब है, कृति ऋषिवेद में मिलता है। बाद में इसका उपयोग देश के लिए होने लगा। मतलब हमारे भारत का नाम, जो देश का नाम है, किस पे पड़ा, जो ऋषिवेद में, संस्कृत शब्द में ऋषिवेद किताब जो है उसमें हमें इस शब्द का उपयोग मिलता है, इसी से हमारे देश का नाम रखा गया। ठीक है, हमने ये तो जान लिया जो हमारे भारत देश का नाम किस पे रखा, जो ऋषिवेद में उसका उल्लेख होता है, उसी से हमारा भारत देश का नाम रखा गया। आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे लिखा है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। ठीक, तो चले अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है।
ये है कि अतीत के बारे में हम बहुत तरीके से जान सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि अतीत में लिखी गई ऐसी किताब को पढ़ें जिससे हमें अतीत के बारे में जानकारी होती है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती हैं। मतलब जो है इस पुस्तक को पांडुलिपियां कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथों से लिखी गई है। ठीक, अंग्रेजी में पांडुलिपियां के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो यहाँ लिखा है कि जो पांडुलिपियां को अंग्रेजी में किस शब्द से क्या जानते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक, शब्द का उपयोग करते हैं। लैटिन भाषा में मेन्यू, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है हाथों से, हाथ है जिससे से लिखना। मतलब इसका मतलब है कि मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको पांडुलिपियां कहते हैं। लैटिन भाषा में मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ है से लिखना है। यह पांडुलिपियां प्रातः तालपत्रों तथा हिमाचल क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पत्ते की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी मिलती है। मतलब क्या है? ये पांडुलिपियां किस पे मिली लिखती है? ताड़पत्र, भोजपत्र। ताड़पत्र मतलब ताड़ के पत्तों पे लिखी मिलती है, और हिमाचल में पाई जाने वाली एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार करके उस पे लिखी हुई यह पांडुलिपियां हमें। आगे लिखा है, इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रातः वे पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों व राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब पांडुलिपियां में क्या क्या रहता था उस समय के, क्या रहता था उस समय के धर्म के बारे में रहता था, उस समय के लोग कैसे व्यवहार करते थे, राजाओं का कैसे जीवन था, कौन कौन औषधि यूज करते थे, वहाँ के लोग कैसे वैज्ञानिक थे, किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, इन सारे की चर्चा हमारे पांडुलिपियां में मिलती है। एक ताम्रपत्र पांडुलिपियां थी और एक भोजपत्र पांडुलिपियां थी। ठीक, तो मिलती है। आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त हमें यहाँ महाकाव्य कविताओं तथा नाटक भी मिलते हैं। मतलब इस पांडुलिपियां में क्या क्या हमें मिलते हैं? महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का उपयोग आम लोग करते हैं। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और कुछ तमिल भाषा में, लेकिन कुछ भाषा जैसे प्राकृतिक भाषा, मतलब आम लोग जैसे आम लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, इस भाषा का भी उपयोग किया गया है। इस अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृत किए गए मिलते हैं। हम कुछ ऐसे अभिलेख भी हैं जो पत्थर पे लिखे गए हैं और कुछ धातु पर, जो ठोस धातु है उस पे लिखे गए हैं। कभी कभी शासन तथा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कृत करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें। मतलब उस समय के जो राजा थे, जो भी शासन करते थे, वो जो है अपने आदेश को इस तरीके से लिखवाते थे जो कभी मिट ना सके, ताकि जो लोग हैं उन्हें देखें और उन्हें पढ़ें और उनकी
जो आज्ञाओं का पालन करें, इस तरह वो कभी नष्ट ना हो, इस तरह वो पत्थर और धातु पर लिखवाना शुरू कर दिए थे। ये कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य का विवरण उत्कृत करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रातः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेखा जोखा रखा है। मतलब कि ऐसे कुछ अभिलेख भी हैं जो उस समय के राजाओं रानियों के बारे में लिखा गया है, उस समय के स्त्री पुरुष के बारे में लिखा गया है, जो उस समय के जो शासक में लड़ाई होती थी एक राजा दूसरे राजा में, उसका भी लेखा जोखा मिलता है। ठीक, ये एक तरीके का पांडुलिपियां ही है। ठीक, या ये ताड़पत्र समझ जाइए, ये एक तरह का पांडुलिपियां है, इसमें लिखा हुआ है। आप देख सकते बहुत छोटे छोटे कुछ न कुछ है अक्षर में, आप देख सकते ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक तरीके से पांडुलिपियां है। ठीक, इतना आपको समझ आ रहा है ना? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि उस समय जो है, उस समय के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कुछ पांडुलिपियां से पता चलता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं वे अतीत से बनी और उपयोग में लाई जाती थी। मतलब कुछ ऐसी वस्तु भी थी जो अतीत में बनी थी और उसे उपयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्ववेत्ता कहते थे। जो अतीत से प्राप्त हुए अवशेष होते थे, जो भी चीज है उसे जो उसको अध्ययन करता था उसे पुरातत्ववेत्ता कहते थे। पुरातत्ववेत्ता पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे और औजारों, हथियारों, पत्थरों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। मतलब कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, जो अतीत में उपयोग किए जाने वाले सामान है या कुछ ऐसे अवशेष जैसे इमारत है या उनके द्वारा उपयोग किए जाने अवशेष जो है, इमारत है, पत्थर है, तो उन सब का जो अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। फिर वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, कठोर होते हैं, कठोर हो सकता है, आभूषण हो सकता है, या तो वो बर्तन होगा या हथियार होगा या कच्ची मिट्टी होंगी। तो इस तरीके से चीजें होती हैं जिसका अध्ययन कौन करता है, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वही है कि अतीत में मिली हुई एक अवशेष है। जैसे ये है जैसे ये मिट्टी का मटका है एक तरीके का, ये कुछ चित्र है जिसमें इस तरीके से मछली है, ये कुछ तरीके से चित्र है, आप देख सकते हैं ये पत्थर पे है। फिर ये भी कोई कठोर वस्तु है जो कभी ये सब नष्ट नहीं होते और इसका अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन से भी हमें क्या है, जानकारी मिलती है। ये आगे लिखा है, पुरातत्ववेत्ता जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब क्या है कि जो पुरातत्ववेत्ता है जो अवशेषों का खोज करते हैं वो क्या क्या खोजते हैं, वो तो ये सब कुछ होते हैं जैसे कि चिड़िया है, जानवर है, मछली की किसी का हड्डी मिल जाए, इससे अंदाजा वो लगाते हैं कि उस समय के लोग किस किस चीजों को खाते थे। ठीक, कुछ ऐसी चीज है जैसे वनस्पति है तो वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन
अनाज भी है वो नष्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जल जाते होंगे और वो नष्ट नहीं हो पाती, तो वो बचे हुए रहते हैं, जले के रूप में बचे हुए। तो उसका भी वो अध्ययन करके हमें जानकारी देते हैं कि उस समय के लोग ये इस्तेमाल करते थे, ये चीज़ें खाते थे और ये चीज़ें पीते थे और इसका उपयोग करते थे। तो पुरातत्ववेत्ता इन्हीं चीज़ों का जो अतीत में होता था उसकी खोज करते थे और उससे हमें जानकारी देते हैं। ठीक, जैसे आगे लिखा है, पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रातः स्रोत शब्द का उपयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। क्या है इतिहासकार, किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक, जो उन चीज़ों को अतीत के समान जो है उस चीज़ अतीत में उपयोग किए जाने वाले चीज़ों का जो खोज करते हैं उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। लेकिन जो है उन चीज़ों का जो भी चीज़ मिलती है उनका जो अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अब कोई भी चीज़ है अगर आपको दी जाए तो उसको पढ़ने में आपको बहुत रोचक होगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। सही बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे उन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे वैसे वैसे अतीत के बारे में हमें और जानकारी इकट्ठा होता जाएगा। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुरंग के रूप में कर अतीत के जाने का प्रयास करते हैं। ये भी एक प्रकार से सही है कि इतिहासकार और जो पुरातत्ववेत्ता है एक प्रकार के जासूस ही है, जो कि पुरातत्ववेत्ता है जो जमीन की खुदाई करके उसमें से सामान निकालता है, जैसे बर्तन है, आभूषण है, सिक्के हैं, मुहर है, इन सब का खोज करता है, हड्डी है, इन सब का खोज करता है। और जो इतिहासकार है उसका अध्ययन करके हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, जासूसी ही तो हुआ। ठीक, आगे लिखा है अतीत एक या अनेक। इसमें लिखा है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पे ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का उपयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। जो अतीत शब्द है वो बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया कि आपका यहाँ पे ध्यान जाए कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकलाओं के जीवन से बहुत भिन्न है। ये भी बात सही कहा। ये जो अतीत में जो शब्द का इस्तेमाल किया है ये बहुवचन के रूप में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पे जो पशुपालक थे, जो कृषि का जीवन था वो राजा राजाओं के जीवन से बिल्कुल अलग है। व्यापार का जो जीवन है और जो शिल्पकला के जीवन है वो उससे भिन्न है। ये सबके अलग अलग जीवन के बारे में हमें बताता है। इसमें लिखा है, जैसे कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग त्योहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान महाद्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार कर तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह
के भेद अतीत में विद्यमान थे। समझ गए? विद्यमान अतीत शब्द का इसलिए उपयोग किया गया था, ये चीज अतीत में भी था और आज भी है। ये आपके मन में सवाल होगा कि ये तारीख तिथि कब कैसे रखा जाता है, कि ये तारीख कैसे हम लोग ने रखा है। तो आज हम पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं तिथि का मतलब। ये लिखा है तिथि का मतलब। ठीक, चले पढ़ते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना, अब ये बताया गया वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कौन से धर्म? ईसा धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तारीख से ही हमारी तारीख रखी गई है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक, ईसा मसीह का जन्म से पूर्व की सभी तिथि ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करते हैं। मतलब जो हमारी तारीख है 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, उसी से हमारा जो वर्तमान की जो तारीख है वह तिथि जो है, तारीख जो है उल्लेख किया जा रहा है, बताया जाता है। तो इसका जो है तारीख का कोई आपसे पूछेगा कि तारीख जो है, तिथि जो है कैसे निर्धारित हुआ, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से ही जन्म की तारीख से हमारा तारीख लिया जाता है। ठीक, जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख को ईस्वी कहेंगे और उसके जन्म के बाद की तारीख को सॉरी बच्चे, जैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी ईसा पूर्व कहेंगे और उसके बाद जो होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख को ईस्वी कहते हैं। ये अंग्रेजी में BC, ठीक, कहा जाता है, जिसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसे ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक, और जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद को AD कहा जाता है, जिसका नाम जो है एरोडायमिक है। ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन भाषा का, जिसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष से है। ठीक, ये आपको समझ आ गया ना कि जो हमारी तारीख है, मैं फिर से समझा देती हूँ, जो हमारी तारीख है उसकी शुरुआत जो है ईसा मसीह के जन्म से की गई है। ईसा मसीह के जन्म से लिया गया है। ठीक, जब ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं और उनके जन्म के बाद को ईस्वी कहते हैं। अंग्रेजी में ईस्वी को AD कहते हैं और ईसा पूर्व को BC कहते हैं। ठीक, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और उसके बाद हम ये जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर में आओ याद करो। अब याद करने की चीज़ है भाई, हमने आपको बताया था कि सुमेल करना, अब इसमें हमें मिलाना है। ठीक, तो आप ये मैं आपको कर कराऊंगी, ये है। इसके बाद हम ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर। अगर आपको ये समझ आता है तो ठीक है। ओके, बाय बच्चों। चलिए, तो यहाँ कुछ कहा गया हम लोग से, आओ याद करें। चलो याद करते हैं क्या क्या मैंने बताया था। इसमें सुमेल करना, इसी में मिलाना है। नर्मदा नदी के बारे में मैंने क्या बताया था? नर्मदा नदी क्या था? नर्मदा नदी के
पास प्रारंभिक मानव और आखेट और संग्रह मिलते थे। जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। वो कहाँ करते थे, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए थे। मगध क्या था, मगध एक विशाल बड़ा राज्य था जो बहुत शक्तिशाली शासन हुआ करते। इसी तरह बहुत सारे राज्यों की स्थापना की गई थी। मगध जो कि आज जो है बिहार, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। गोरी नदी के पास क्या थे, गोरी नदी के पास, आपको मालूम है गोरी नदी के पास क्या थे, गोरी नदी के पास प्रारंभिक कृषि की गई थी। और किसकी कृषि की गई थी, चावल की कृषि की गई थी। यहाँ से कृषि आरंभ हो गई थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदी क्या है, सिंधु और सहायक नदी में प्रथम नगर, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के पास नगरों का विकास हुआ था। गंगा घाटी, गंगा घाटी के बारे में मैंने क्या बताया था, ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व नगर है। ठीक, 2500 ईस्वी पूर्व नगर थी जो यहाँ पे इस नगर थे, वहाँ पे कृषि का विकास हो चुका था। ठीक, तो ये हमने कुछ मेल किया है, आप देखें और इसे याद कर लें। पांडुलिपियाँ और अभिलेख में एक प्रमुख अंतर, देखो पांडुलिपियाँ जो है एक ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखी जाती थी। भोजपत्र क्या थे, हिमालय में पाए जाने वाले एक भोज नाम का वृक्ष रहता था, उसी की पत्तों के छाल से तैयार किया गया, तो एक तरीके से तैयार किया गया था, उसे भोजपत्र कहते थे। उस पे लिखी गई थी, ताड़ के पत्तों पे लिखी गई थी। अभिलेख जो होती थी वह जो है कठोर, मतलब पत्थर पे लिखी गई थी, धातु पे लिखी गई थी। पांडुलिपियाँ जो है को बहुत वर्ष रखने के कारण कुछ कीड़ों ने खा चुके थे, लेकिन जो अभिलेख होते थे वह शीघ्र नष्ट नहीं होते थे। ये छोटे मोटे अंतर है। ठीक, अगर आप देख लें, अगर इसमें जो भी आपको समझ ना आया हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए बच्चों, आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है और इसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी मुझे फिर से बताइएगा, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अब मैं फिर बाद में दूसरे चैप्टर से आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय।